नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बसवा कल्याण शहर के भेड़ बकरियों का बाजार लाल तालाब रोड पर नया एपीएमसी मार्केट में शिफ्ट किया गया। प्रज्वल मामले से अप्रभावित भाजपा जेडीएस गठबंधन परिषद चुनाव में मजबूत स्थिति। कर्नाटक के चन्नगिरी में हिरासत में मौत की जांच सीआईडी को सौंपी गई। सपा ने की मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत सीएम योगी आदित्यनाथ बोले यह असंवैधानिक है। मोदी सरकार के विकास पुरुष आज मना रहे 67वां जन्मदिन, बदल डाली देश में सड़कों की दशा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण के बस स्टैंड के पास हर रविवार भेड़ बकरियों की बिक्री का बाजार लगता है, जिससे इस सड़क पर लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही वाहनों को यहां से पास होने के बहुत ही मशक्कत करना पड़ रहा है। इसकी वजह से बसवा कल्याण के सीएमसी कमिश्नर राजू बनकर और बसवा कल्याण पुलिस टाउन के सीपीआई अली साहब, ट्रैफिक पीएसआई सुवर्णा ने मिलकर बसवा कल्याण शहर के लाल तालाब रोड पर नया एपीएमसी मार्केट बना हुआ है। इस मार्केट में बकरी के बाजार को लाने के लिए एपीएमसी बाजार के अधिकारियों से बात करके इस रविवार को बकरी के बाजार को सीएचसी कमिश्नर राजू बनकर, बसवा कल्याण टाउन सीपीआई अली साहब और ट्रैफिक पीएसआई सुवर्णा और उनकी टीम ने मिलकर शिफ्ट किया और ट्रैफिक को भी अच्छी तरह से हैंडल किया। अब हर इतवार को जो बकरी का बाजार बसवा कल्याण के लाल तालाब रोड पे जो एपीएमसी मार्केट में भरेगा। बसवा कल्याण से संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। हासन से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल से अप्रभावित जेडीएस भाजपा गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है और 6 एमएलसी सीटों, 3 स्नातक और 3 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 3 जून को मतदान होगा। रविवार को दोनों दलों के नेताओं ने समन्वय समिति की बैठक की, जिसमें सभी सीटों पर जीत हासिल करने और कांग्रेस को सबक सिखाने का संकल्प लिया गया। सूत्रों के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और कांग्रेस प्रज्वल के मामले में उन पर हमला कर रही है। ऐसे में दोनों दलों के नेतृत्व में मजबूती से तालमेल बैठा लिया गया है। पुलिस अधीक्षक उमा प्रशांत ने रविवार को बताया कि आपराधिक जांच विभाग सीआईडी शुक्रवार को चन्नगिरी में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की कथित मौत की जांच अपने हाथ में लेगी। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस ने पुलिस के पास उपलब्ध वीडियो साक्ष्य के आधार पर थाने में तोड़फोड़ करने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने तथा पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 353 और 307 के तहत आरोप लगाए गए हैं और उन्होंने अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में सौंप दिया गया है। आरोपी नल्लूरू, होन्नेबागी और चन्नगिरी के रहने वाले हैं। वे उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने गिरफ्तार व्यक्ति आदिल की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। शनिवार को जज की मौजूदगी में आदिल के शव का पोस्टमार्टम किया गया और 3 दिन में रिपोर्ट आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट से आदिल की मौत की असली वजह का पता चलेगा। चन्नगिरी के डीएसपी प्रशांत मुन्नोली ने पुलिस स्टेशन पर हमला करने वालों के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली है, जिसमें 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि पुलिस थाने में तोड़फोड़, पुलिसकर्मियों को घायल करने और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में 6 शिकायतें दर्ज की गई है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 6 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। इस बीच अब 7वें चरण के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान किया जाएगा। इस दिन 8 राज्यों की
57 सीटों पर मतदान किया जाएगा। ऐसे में चुनावी जनसभाओं का दौर जारी है। अलग अलग दलों के नेताओं द्वारा चुनावी जनसभाएं की जा रही है, साथ ही बयानबाजियां भी खूब की जा रही है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक चीज जो सबसे अधिक सुनने को मिली वो थी धर्म के नाम पर मिलने वाला आरक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी रैली में गए उन्होंने विपक्ष पर इसे लेकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने पिछले कुछ दिनों में जितनी भी रैलियां की है उन रैलियों में धर्म के नाम पर आरक्षण दिए जाने को लेकर उन्होंने विपक्ष को खूब घेरा। माऊ की घोसी लोकसभा सीट पर रैली करने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा था कि इंडी गठबंधन वाले धर्म के नाम पर आरक्षण देना चाहते। कई शैक्षणिक संस्थानों में इन्होंने मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण दिया और दलित, एससी, एसटी, आदिवासी समाज के लोगों को उन संस्थानों में आरक्षण से वंचित कर दिया। इस मामले पर अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज यानी 27 मई को अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं। छात्र जीवन से निकलकर देश की सियासत में ऊंचा मुकाम हासिल करने वाले दिग्गजों में शुमार नितिन जयराम गडकरी का नाम खास तौर पर आता है। उनके राजनीतिक सफर को देखें तो उनकी ये भी एक उपलब्धि है कि उनकी तारीफ में विपक्ष के नेता भी कई बार बहुत कुछ बोलते नजर आ जाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में नितिन गडकरी के विकास कार्यों को सबसे आगे रखा जाता है। उनके कार्यकाल में आलीशान सड़कें, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर के तेजी से हो रहे हैं। निर्माण कार्यों के काम के कारण उन्हें मोदी सरकार का विकास पुरुष भी कहा जाता है। गडकरी एक कुशल वक्ता, कार्यकर्ता और नेतृत्वकर्ता भी है। वे किशोर अवस्था के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संपर्क में आ गए थे और उन्होंने कई दायित्व संभाले। वह 1976 में छात्र राजनीतिक संगठन अखिल भारतीय विद्या परिषद एबीवीपी में शामिल हुए। छात्र हितों के लिए लगातार संघर्ष किया और बाद में भाजयुमो से जुड़ गए। 24 साल की उम्र में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया था और उनकी कर्मठता की वजह से वे भाजपा में एक के बाद एक ऊंचाइयों पर बढ़ते गए। स्वाति मलिवाल केस में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये सुनवाई आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर हो रही है। इस दौरान कोर्ट में वह वीडियो भी दिखाया गया जिसमें स्वाति मलिवाल सीएम हाउस से बाहर निकल रही है। इस वीडियो को जब कोर्ट में चलाया गया तब स्वाति भी कोर्ट में मौजूद थी। इस दौरान स्वाति की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी। हालांकि बाद में वह चुप होकर कार्यवाही को सुनने लगी। बता दें कि स्वाति मलिवाल ने केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर सीएम हाउस में मारपीट के आरोप लगाए हैं। स्वाति केस की सुनवाई कोर्ट रूम नंबर 119 में हो रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि महिला को इस तरह से मारा गया कि उसके कपड़े के बटन तक टूट गए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह स्वाति सांसद की मौजूदा सदस्य है, डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रही है। पार्टी चीफ जिनके घर स्वाति मलिवाल गई थी उन्होंने उनको लेडी सिंघम कहा था। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वोटिंग का दौर जारी है। छठे चरण का मतदान 25 मई को खत्म हुआ है। वहीं 7वें और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को किया जाएगा। इस दौरान 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इस चुनाव में कई सीटें ऐसी हैं जो बेहद हॉट सीट बनी हुई है। ऐसे ही एक सीट है गोरखपुर की लोकसभा सीट। यहां से मौजूदा सांसद रवि किशन पर भाजपा ने दोबारा भरोसा दिखाते हुए टिकट दिया है। रवि किशन अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। उनके बयानों और भाषणों पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी ठहाके मारकर हंसते हैं। इस बीच रवि किशन का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल रवि किशन के बयान के सामने आने के अब उनके बयान की वह क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने एक न्यूज चैनल से बीते दिनों बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, कहीं न कहीं लग रहा है कि हम साधु ही बन जाएं। इसके बाद उनसे जब पूछा गया कि क्या वह इस लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ही साधु बन जाएंगे, इस पर रवि किशन ने कहा, हमको लग ही रहा है, हमने अपने आप से डर लग रहा है, लगता है चल ही जाएंगे। इसके बाद जब उनसे पूछा गया
कि क्या अगला इंटरव्यू लेने के लिए हिमालय आना पड़ेगा। तब रवि किशन ने कहा कि हम कहीं भी पाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। हीट वेव और चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इस बीच रविवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भीषण लू देखने को मिली। मुंगेशपुर में इस दौरान सर्वाधिक तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी एवं लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के मुताबिक इस दौरान अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। साथ ही 31 मई को हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के मौसम की अगर बात करें तो यहाँ भी भीषण लू और चिलचिलाती गर्मी का लोग सामना कर रहे हैं। इस बीच मानसून के लिए यूपी के लोगों को अभी 1 महीने और इंतजार करना होगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अभी 2 दिनों तक राज्य में पछुआ हवा के कारण ग्रीष्म लहर का प्रकोप बढ़ेगा, मगर 2 दिन बाद पूर्व हवाओं के चलने के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि इस दौरान उमस बढ़ जाएगी, वहीं रात के दौरान गर्मी में कमी आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक जून से सितंबर तक राज्य में बारिश होगी। पुणे में पोषकार की रफ्तार के कहर का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि एक ऐसी ही घटना नोएडा में भी हुई है। यहाँ भी तेज रफ्तार के कहर ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। नोएडा के सेक्टर 53 स्थित कंचनजंगा अपार्टमेंट के पास तेज रफ्तार ऑडी कार ने दूध लेने जा रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुजुर्ग व्यक्ति कई फुट उछलकर नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और कोतवाली 24 पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर अज्ञात सफेद गाड़ी खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बुजुर्ग को तेज रफ्तार से टक्कर मारने के बाद भागती हुई ऑडी कार वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक यह घटना सुबह की है, जब सेक्टर 53 में रहने वाले आकाशवाणी से रिटायर्ड 63 वर्षीय जनक देवशाह सुबह दूध लेने के लिए निकले थे। जब वे कंचनजंगा अपार्टमेंट के पास से सड़क पर गुजर रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आई ऑडी कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनका शरीर कई फीट ऊपर उछलने के बाद जमीन पर आ गिरा और मौके पर ही मौत हो गई। जब काफी देर तक जनक देव शाह घर नहीं लौटे तो उनके परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की। वे मृत अवस्था में सड़क पर पड़े हुए मिले। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने शिकायत करने पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब उन्होंने घटना का सीसीटीवी फुटेज स्वयं ही इकट्ठा किया और बड़ी संख्या में लोगों के साथ कोतवाली सेक्टर 24 पहुंचे। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन मुकदमा अज्ञात सफेद वाहन के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सीसीटीवी फुटेज आदि की जांच की जा रही है। उत्तर कोरिया महज कुछ माह के अंतराल पर अपना दूसरा सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है। यह खबर दक्षिण कोरिया और अमेरिकी की नींद उड़ाने वाली है। हालांकि इस बार उत्तर कोरिया ने प्रक्षेपण से पहले अपने पड़ोसी जापान को इस बारे में सूचित कर दिया है। उत्तर कोरिया ने जापान को बताया है कि वह अगले सप्ताह की शुरुआत में एक उपग्रह प्रक्षेपित करने की अपनी योजना पूरी कर चुका है। उत्तर कोरिया का यह अपने दूसरे सैन्य जासूसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने का स्पष्ट प्रयास है। बता दें कि दक्षिण कोरिया, जापान और चीन के नेता सोमवार को अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक के लिए सियोल में एकत्र थे। तभी उत्तर कोरिया के संबंध में यह जानकारी मिली। जापान के तट रक्षक ने बताया कि उसे उत्तर कोरिया ने उपग्रह रॉकेट के तय प्रक्षेपण के बारे में सूचित किया है, जिसमें सोमवार से 3 जून की आधी रात तक कोरियाई प्रायद्वीप एवं चीन के बीच के जल क्षेत्र और फिलीपीन द्वीप लुजोन के पूर्व में सुरक्षा बरतने को लेकर सचेत किया गया है। उत्तर कोरिया जापान को अपने प्रक्षेपण की जानकारी देता है, क्योंकि जापान का तट रक्षक पूर्वी एशिया में समुद्री सुरक्षा जानकारी का समन्वय और वितरण करता है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बसवा कल्याण शहर के भेड़ बकरियों का बाजार लाल तालाब रोड पर नया एपीएमसी मार्केट में शिफ्ट किया गया। प्रज्वल मामले से अप्रभावित भाजपा जेडीएस गठबंधन परिषद चुनाव में मजबूत स्थिति। कर्नाटक के चन्नगिरी में हिरासत में मौत की जांच सीआईडी को सौंपी गई। सपा ने की मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत सीएम योगी आदित्यनाथ बोले यह असंवैधानिक है। मोदी सरकार के विकास पुरुष आज मना रहे 67वां जन्मदिन, बदल डाली देश में सड़कों की दशा। केबी न्यूज
न्यूज में इतना ही। केपी न्यूज अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।